वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और जो हमारे लेटेस्ट क्वेश्चन बने थे 2023 में और 22 में वो सारे हम कवर कर रहे हैं और उसी में आज हमारी ये लास्ट क्लास होने वाली है, क्योंकि हमने सारे पेपर जो हैं जितने भी थे वो सब अच्छे से कवर कर लिए हैं। तो ये सीरीज़ आपको देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये सारे प्रीवियस ईयर देख कर जाते हैं जो कि मैंने बहुत डिटेल में समझाए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी जब आपका एग्ज़ाम होगा जुलाई के मिड में और अगस्त के स्टार्टिंग में। तो आज जो लास्ट पेपर है वो हम देख रहे हैं 29 दिसंबर 2022 में जो आपका पेपर बना था। सबसे पहला पेपर जो था वो 28 दिसंबर को बना था और जो दूसरा पेपर बना था वो 29 दिसंबर को बना था। बाकी सारे पेपर जो थे वो आपके 2023 में हुए थे, 9 जनवरी से शुरू होकर। तो आपको प्लेलिस्ट में ये ऊपर ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें अब आपको ये सारे पेपर सॉल्यूशन जो हैं देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इसके बाद हम शुरू करेंगे क्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे सारे टॉपिक हैं उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो एक साथ, जैसे फूड वाला चैप्टर है तो उसके सारे क्वेश्चन एक साथ देखेंगे और साथ में उसको पूरा डिटेल में अच्छे से समझ लेंगे। इस तरह से हम सारे टॉपिक देखेंगे विद क्वेश्चंस, ताकि जो भी डाउट है या जो भी कन्फ्यूज़न है टॉपिक को लेकर वो आपका क्लियर हो जाए। और अगर आपको साइंस के नोट्स चाहिए तो आप मेरी मेल आईडी या मेरे व्हाट्सएप के थ्रू मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा, आपको जो नोट्स हैं साइंस के वो मिल जाएंगे और साथ में प्रीवियस ईयर जो 2021-22 सभी शिफ्ट के और 22-23 सभी शिफ्ट के विद आंसर्स जो हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। Which of the following can be used to observe the complete length of a distant tall tower clearly? एक सुदूर लंबी मीनार की संपूर्ण लंबाई का अवलोकन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, कोई बिल्डिंग है, दूर है, आप यहाँ खड़े हैं, आपको इस बिल्डिंग को पूरा देखना है। तो देखिए सीधी सी बात है, जैसे आपकी जो कार होती है उसकी साइड में जो मिरर होते हैं, पीछे से जो ट्रक वगैरह आ रहा होता है वो कितना बड़ा होता है, लेकिन वो छोटे से मिरर में ही क्या होता है, आपको दिख जाता है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी बोल रहा है, बट पूछने का तरीका देखिए यहाँ पर बदल दिया है कि आपको क्या करना है, पूरी लेंथ जो है टॉल टावर की जो है वो देखनी है। तो मतलब जो मिरर यूज़ होगा उसमें जो इमेज बननी चाहिए, जो आपको पूरी तरह से दिख जाए, वो कैसी बननी चाहिए, छोटी बननी चाहिए। तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, आपका कॉन्वेक्स जो मिरर है वो यूज़ करेंगे। इमेज जो होनी चाहिए वो कैसी बनती है, वहाँ पर छोटी बनती है, डिमिनिश बनती है, ताकि क्या हो, वो जो इमेज है पूरी स्क्रीन पर आ जाए और इजीली हमें पूरी जो टावर है, पूरी जो बिल्डिंग है, पूरी जो मीनार है वो हमें दिखाई दे जाए। इमेज जो हमको पता है कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है। तो मीनार जो है, जो टावर है वो सीधा दिखना चाहिए और वो मिरर के पीछे होता है। वर्चुअल इमेज हमें यहाँ देखने को मिलती है क्योंकि वो हमें मिरर पर ही चाहिए होती है। जैसे कार के साइड के मिरर होते हैं तो उनमें भी कॉन्वेक्स मिरर ही होता है, ताकि पीछे का कोई भी ऑब्जेक्ट जो आ रहा है वो उसमें क्या हो, छोटा दिखाई दे और आपको सेम एज इट इज़ क्या होता है, जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसी वो दिखता है और इमेज जो होती है वर्चुअल होती है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही होगा। कॉन्वेक्स मिरर का हम प्रयोग करेंगे किसी भी बड़ी वस्तु को छोटा करके देखने के लिए संपूर्ण रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। देखिए टीचर ने क्या करा, 3 क्लीन जो प्लास्टिक के कैप हैं बॉटल्स के वो लिए ABC। ठीक है, शिक्षिका बोतल के 3 साफ प्लास्टिक के ढक्कन लेती है। She put 2 teaspoon full of distilled water and few drop of hydrochloric acid in A। उसमें क्या करा, पहले में एक में क्या करी, 2 छोटी चम्मच आश्वित जल और कुछ बूंदे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की डालती है। दूसरे में क्या करती है, 2 टीस्पून फुल ऑफ डिस्टिल्ड वाटर और साथ में कास्टिक सोडा, जिसे हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा कि कास्टिक सोडा को हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तीसरे में क्या करती है, वो डिस्टिल्ड वाटर 2 छोटी चम्मच डिस्टिल्ड वाटर डालती है, आश्वित जल डालती है और साथ में जो शुगर होती है, चीनी जो होती है, शर्करा जो होती है वो डालती है। अब हमको यहाँ पर बताना है कि कहाँ पर जो विद्युत है, विद्युत के चालक होंगे। तो ये आपका जो हम चैप्टर पढ़ते हैं वहीं से क्वेश्चन बना है कि कौन कौन से जो लिक्विड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, क्योंकि वो एसिड है, यहाँ पर वो H+ आयन रिलीज़ करेगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। तो ये तो यहाँ पर सही होगा। डिस्टिल्ड वाटर से मतलब नहीं रहा, क्योंकि अगर यहाँ पर सिंगल डिस्टिल्ड वाटर ही दिया होता और ये ना दिया होता तब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। क्योंकि हम पढ़ते हैं जो आश्वित जल होता है या आसुत जल होता है उसमें कोई भी मिनरल्स वगैरह नहीं होते, इस वजह से वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन जो नॉर्मल टैप वाटर होता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स और सॉल्ट होते हैं, तो वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो याद रखेंगे, ये डिस्टिल्ड वाटर यहाँ पर बैड होता है, लेकिन जब उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया तो वो एसिडिक मीडियम शो करेगा, जिसकी वजह से
H+ आयन रिलीज होंगे और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करा सकता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर कास्टिक सोडा जो कि NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर OH-, ये वाले जो आयन हैं वो रिलीज होंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ पर भी कंडक्ट जो है वो हो जाएगी। लेकिन जब डिस्टिल्ड वाटर में शुगर डाली गई, क्योंकि शुगर क्या होती है, वो न्यूट्रल होती है और उसमें कोई भी H+ या OH जो आयन है वो रिलीज नहीं होते, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर कंडक्ट नहीं हो पाएगी। तो किस केस में, यहाँ पर यही पूछ रहा है किन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत है वो चालन करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका A और B। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, बहुत इजी क्वेश्चन है। टेबल के आधार पर हमें बताना है किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है। तो आपको पता ही है, बहुत बार हमने पढ़ा है, विटामिन D की कमी से जो होता है वो रिकेट्स होता है। तो दो ऑप्शन यहाँ पर हो रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड। वाई स्कर्वी जो होता है वो किससे होता है, वो विटामिन C की कमी से होता है। तो ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है, गरिमा है या कोई भी नाम दे देगा, उनके मसूड़ों में दर्द हो रहा है, उन्हें पाइलिया हो गया है, ब्लीडिंग हो रही है गम्स में, तो बताइए किस विटामिन की कमी से। तो वहाँ पर भी विटामिन C जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसे ही हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। और यही विटामिन, अगर आप कोई भी चीज़ उबाल रहे होते हैं, गर्म कर रहे होते हैं, तो विटामिन C जो है उसमें से नष्ट होने के चांसेस जो है वहाँ पर होते हैं। तो ये बात भी आप अच्छे से याद रखेंगे। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, जो बेरी होता है, याद रखेंगे, विटामिन B1 की कमी से होता है। और विटामिन B3 की कमी से क्या होता है, जो प्लेग्रा होता है, इसमें डायरिया वगैरह, मेंटल डिसऑर्डर भी, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, आपका जो थ्रोट है वो भी सोर हो जाता है, तो ये प्लेग्रा की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर सही होगा। विटामिन B3 की वजह से आपका प्लेग्रा या चर्मग्रह जो है वो होगा, ऐसे ही हिंदी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का यहाँ पर हमको चयन करना है। वी विल नॉट एक्सपीरियंस एनी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ मून, ये बिल्कुल गलत बात है। चांद की सतह पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो अनुभव नहीं करते हैं। पृथ्वी का कितना होता है, 1/6 होता है। मतलब अगर मेरा यहाँ पर वेट 60 kg है, तो वहाँ पर जो है उसका 1/6 होगा, मतलब जो 10 kg है वो मेरा वहाँ पर वेट होगा। तो गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन पृथ्वी से कितना कम है, 1/6 कम जो है गुरुत्वाकर्षण होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है लेकिन पृथ्वी से कम है। तो S1 तो यहाँ पर हमारा गलत हो गया। देयर इज़ नो ऑक्सीजन ऑन द सर्फेस ऑफ मून, बिल्कुल ये बात सही है। चंद्रमा की सतह पर कोई ऑक्सीजन नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई वातावरण नहीं है, और कोई एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से वहाँ कोई ऑक्सीजन जो है वो नहीं होती। तो पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही है। इट मीन्स S1 इज इनकरेक्ट और S2 इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, ये सेट ठीक था, इजी था। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ क्लेट सॉइल। तो सॉइल वाले चैप्टर, मृदा वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। कौन सा कथन मृण्मय मृदा के गुण का सर्वाधिक सटीक रूप से वर्णन करता है। तो हमें बताना है, जैसे जो मटियार होती है, मृण्मय मृदा जो होती है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। जो क्लेट सॉइल होती है, ये इसमें जो कण होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे महीन सूक्ष्म जो पार्टिकल होते हैं वो इसमें होते हैं। अगर क्वेश्चन ये बने कि किस सॉइल में पार्टिकल सबसे छोटे होते हैं, तो क्लेट सॉइल जो होती है, जो मृण्मय मृदा होती है, इसमें ही पार्टिकल सबसे छोटे होते हैं। और पार्टिकल पास होने की वजह से जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसकी, वो बहुत ही हाई होती है। तो यहाँ पर साफ साफ एक क्वेश्चन में दिख रहा है, ऑप्शन में दिख रहा है, इट होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ये बड़ी मात्रा में जल को रोक के रखती है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही यहाँ पर एक्यूरेटली जो है डिस्क्राइब करेगा किसकी प्रॉपर्टी को, क्लेड सॉइल की प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, वाई डू एक्वेटिक प्लांट डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम। क्यों जलीय पादपों के पास अच्छी तरह से विकसित जो मूल तंत्र हैं वो वहाँ पर नहीं होते हैं, ये हमको बताना है। क्यों नहीं होते, क्योंकि दे डू नॉट नीड लॉन्ग रूट टू एब्जॉर्ब वाटर, उन्हें जल सोखने के लिए लंबी जड़ों की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह से जो जलीय पादप होते हैं उनके पास अच्छी तरह से विकसित जो होते हैं रूट सिस्टम देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें जड़ों से पानी नहीं चाहिए होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल होना चाहिए। दे कैन बी पुल आउट इजीली, इसलिए नहीं। दे डू नॉट नीड टू एब्जॉर्ब मिनरल, इसलिए उनके रूट सिस्टम नहीं होते, मिनरल तो चाहिए ना। तो ये डू नॉट वाला ये भी गलत हो गया। इट कीप देम अफ्लोट इन वाटर, देखिए ये प्रॉपर्टी उन्हें अफ्लोट नहीं करती, उनकी जो स्टैम होती है उसमें गैप होता है जिसकी वजह से वो फ्लोट कर पाते हैं। तो रूट सिस्टम से फ्लोटिंग का मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, ओनली बी। दे डोंट नीड लॉन्ग रूट टू एब्जॉर्ब वाटर, इसीलिए जो उनका रूट सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड वहाँ
यहाँ पर नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी जो है या ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, देखिए इस बार हमें डिस्टेंस टाइम का ग्राफ ना देकर, दूरी समय का ग्राफ ना देकर हमें दे रखा है किसका, वेग समय का ग्राफ दे रखा है। तो यहाँ पर आ गया आपका टाइम, यहाँ पर हो गया आपकी वेलोसिटी। ये कह रहा है क्या कि मूविंग विद अ जीरो एसिलेरेशन, मतलब एसिलेरेशन त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन कोई आ ही नहीं रहा है। और वेग में परिवर्तन कब नहीं आएगा, जब ऑब्जेक्ट एक ही पोजीशन पर होगा। टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट एक ही पोजीशन पर है, उस केस में जो त्वरण होगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन नहीं आ रहा है, उसकी जो वेग है वो नहीं बढ़ रहा। अगर वो 5 की गति से चल रहा है तो वो आगे नहीं बढ़ रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, वो 5 ही जो है एसिलेरेशन जो है वहाँ पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो जीरो है। तो जीरो एसिलेरेशन तभी होगा जब वो कांस्टेंट वहाँ पर होगा, और वहाँ पर मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो वहाँ पर क्या होगा, वो चल नहीं रहा है, वो सेम ही पोजीशन पर है। तो वो आपका वहाँ पर उस केस में क्या होगा, एसिलेरेशन जो त्वरण है वो जीरो होगा, और उसमें इस तरह की स्ट्रेट लाइन हमें देखने को मिलेगी। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी इस केस में वो होगी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा के केस में ही हमें जो जीरो एसिलेरेशन है, वेग में यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वेलोसिटी जो है वो सेम ही है, तो इस वजह से यहाँ पर एसिलेरेशन जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला ग्राफ जो है वो यहाँ पर बनेगा। इसको आप अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, आगे भी कभी बन सकता है कि ये वाला ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है वेलोसिटी में और टाइम में। तो याद रखेंगे ये बता रहा है कि यहाँ पर एसिलेरेशन जो है वो क्या है, त्वरण जो है वो यहाँ पर जीरो है। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, ये क्वेश्चन ईजी है और ये 2011 के टाइम से ही इस तरह का क्वेश्चन जो है आपका बनता आ रहा है। देखिए रमन है और शिखा है आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर एंड 11 मीटर रेस्पेक्टिवली। ये मिरर है, यहाँ पर ये रमन है और यहाँ पर ये शिखा है, दोनों के दोनों मिरर के सामने जो हैं खड़े हैं। नाउ रमन मूव फ्रॉम हिज पोजीशन इन सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड हर इमेज हिज इमेज इज 10 मीटर। अब उसमें क्या होता है, रमन इस तरह से खड़ा होता है कि उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो है वो 10 मीटर रह जाती है। मतलब रमन जो है इस तरह से खड़ा है कि वो और उसके पीछे जो मिरर की इमेज बन रही है उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर है। अब आपको ये पता होगा प्लेन मिरर समतल दर्पण के केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जितना मिरर के आगे हो, जितनी पोजीशन पर होता है, जितनी डिस्टेंस पर, जितनी दूरी पर होता है, पीछे जो इमेज बनती है, पीछे जो प्रतिबिंब बनता है वो भी उतनी दूरी पर ही बनता है। तो अगर ये 5 मीटर पर रहा होगा तो पीछे भी प्रतिबिंब जो है, जो इमेज है वो 5 मीटर की दूरी पर बनी होगी, और इस तरह से उसकी यहाँ से और उसकी इमेज का डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर हो गया। तो हमें ये क्लियर हो गया जो रमन है वो मिरर से कहाँ पर खड़ा था, 5 मीटर की दूरी पर खड़ा था, तभी उसकी इमेज 5 मीटर की दूरी पर बनी और दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर यहाँ पर हो गया। ठीक है, क्लियर। वेयर एज शिखा वॉक 6 मीटर टूवर्ड द मिरर। तो शुरू में तो ये 8 मीटर पर था, है ना, 8 मीटर पर रहा होगा यहाँ पर कहीं ये रमन जो था, लेकिन क्योंकि बाद में इन्होंने ये बोल दिया कि उसकी और उसकी इमेज के बीच में 10 मीटर की दूरी है, तो इसका मतलब वो थोड़ा आगे बढ़ गया होगा और यहाँ पर आ गया होगा, तभी वो 5 मीटर रह गया, जो पहले वो 8 मीटर था। अब शिखा क्या है, क्योंकि 11 मीटर की दूरी पर है शिखा। शिखा कितने मीटर की दूरी पर है, 11 मीटर की दूरी पर है मिरर से, दर्पण से। अब शिखा 6 मीटर जो है मिरर की तरफ जो है, दर्पण की तरफ जो है वो चलती है, तो जब वो 6 मीटर बढ़ जाएगी तो यहाँ पर ये भी कितने पर आ जाएगी, ये भी 5 मीटर ही अब जो है मिरर से रह जाएगी, क्योंकि 6 तो वो आगे की तरफ क्या हो गई है, बढ़ गई है, क्योंकि टोटल 11 था, 11 में से 6 घटाएंगे तो 11 में से 6 माइनस करेंगे तो 5 ही बचेगा। तो वो भी अब मिरर से 5 मीटर की दूरी पर आ गई और उसकी भी इमेज जो बनेगी मिरर के पीछे 5 मीटर की दूरी पर ही बनेगी। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ रमन एंड शिखा फ्रॉम द मिरर इन देयर न्यू पोजीशन। हमसे पूछ रहा है रमन और शिखा, सॉरी शिक्षा नाम है यहाँ पर, मैंने सही से देखा नहीं है, शिखा बोल रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। शिक्षा की दर्पण से उनकी नई स्थिति की दूरी क्या है ये हमको यहाँ पर बताना है। तो ये जो नई दूरी है दोनों की कितनी कितनी है, दोनों ही मिरर से क्या है, 5 मीटर की दूरी पर हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर सही होगा। बोथ रमन एंड शिक्षा आर 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। रमन और शिक्षा जो है दोनों दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर हैं। ये क्वेश्चन का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी भी तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा आप इजीली उसको क्या कर लेंगे, क्रैक कर जाएंगे। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, ये क्वेश्चन आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर
जो अपवर्तन का नियम होता है उस पर यहाँ पर ये क्वेश्चन बना है। द फिशरमैन गोज टू द वाटर बॉडी नियर बाय टू स्पीयर अ फिश विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर। एक मछुआरा समीप में एक जलाशय में मछली भेजने जाता है तो निम्न में से उसे किस पर विचार करना चाहिए। अब देखिए होता क्या है, ये पानी होता है, ये वाटर है हमारा, और यहाँ पर ये मछली है, और ये ऊपर क्या है, एयर है, ये वाटर है। तो जब लाइट, मैंने बहुत बार पीछे भी ये कॉन्सेप्ट बताया है, रिफ्रैक्शन, एक होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट मिरर से आती है, टकराती है और वापस चली जाती है, तो वो तो होता है रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन। लेकिन प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, क्या होता है कि लाइट आती है और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है। जैसे ये एयर यहाँ पर एक माध्यम है और वाटर यहाँ पर एक माध्यम है, एक मीडियम है। तो जब लाइट हल्के से भारी मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ, बीच में हम एक लाइन खींचते हैं जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं, तो वो नॉर्मल की तरफ, जैसे अगर मैं यहाँ पर मानूँ ये नॉर्मल है तो वो नॉर्मल की तरफ क्या होता है, मुड़ जाती है। जब लाइट हल्के से भारी में जाती है, मतलब रेयर से डेंसर में जाती है, एयर यहाँ पर हल्की है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, तो जब लाइट एयर से वाटर में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड करती है। लेकिन जब लाइट भारी से हल्के में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पर यही केस हुआ होगा कि यहाँ पर वाटर है, ये मछली है, और यहाँ पर ये ह्यूमन की क्या है, ये आइज़ हैं। अब देखिए क्या हुआ, लाइट आती है, अंदर जाती है, मछली पर टकराएगी और मछली से लाइट जो है वो वापस जाएगी। अब ये मेरा यहाँ पर क्या है, नॉर्मल है, लाइट आई, टकराई, और अब ये लाइट क्या हो रहा है, वापस जा रही है। जैसे लाइट यहाँ पर आई है और अंदर आ गई, अब ये अंदर से बाहर जाएगी लाइट। तो जब ये अंदर से बाहर जाएगी तो ये नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है ना, इसकी तरफ मुड़ेगी नहीं, ये इससे दूर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जो वाटर है वो ज़्यादा भारी है एज़ कम्पेयर टू एयर। और जब लाइट भारी से हल्के में जाएगी, नीचे से ऊपर, क्योंकि लाइट आई, मछली से टकराई और अब वो वापस जा रही है हमारी आँखों में, तो लाइट पानी से एयर में वापस जा रही है। तो जब लाइट ऐसे वापस जा रही है तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड नहीं करेगी, क्योंकि जब डेंसर से रेयर में जाती है तो लाइट जो है नॉर्मल से दूर चली जाती है, तो वो यहाँ आ जाएगी। जिसकी वजह से जब ये इस तरह से बनेगा तो ये थोड़ा ऊंचे पे, असल में जो मछली है वो यहाँ पर है, लेकिन हमको जो मछली है वो दिखाई कहाँ देगी, यहाँ पर देगी। ये बात याद रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी आंखों को जो मछली है वो असल में जो डेप्थ में है, गहराई में है, वो हमें उससे थोड़ी ऊंचाई पर दिखती है। तो अब फिशरमैन को यहाँ पर क्या करना चाहिए, जब वो क्या करेगा, मछली को पकड़ेगा, तो उसको क्या होगा, मछली को जो एक्चुअल पोजीशन उसको दिख रही है वो एक्चुअल है नहीं, मछली जो है उसके थोड़े डेप्थ में जो है वो देखने को मिलेगी। इट शुड, तो उसको कैसे हिट करना चाहिए मछली को पकड़ने के लिए, ही शुड हिट बिलो द एपरेंट पोजिशन ऑफ द फिश। जो फिश की उसको स्थिति दिखाई दे रही है उसे मछली की आभासी स्थिति के नीचे जो है बर्छी मारनी जो है वहाँ पर चाहिए। जो उसकी स्टिक है वो उसको क्या होना चाहिए, जो उसको पोजीशन अभी दिखाई दे रही है उससे नीचे वहाँ पर मारनी चाहिए। क्यों मारनी चाहिए वो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, क्योंकि मछली जो थी, जो फिश थी वो नीचे थी, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से वो हमें ऊपर दिखाई देती है। सेम ऐसे क्वाइन है या छड़ी है, वो अगर पानी में आप डालेंगे तो वो थोड़ा ऊंचा दिखाई देते हैं अपनी पोजीशन से। उसके पीछे भी ये रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, बट असल में वो होता क्या है, वो थोड़े नीचे होती हैं। तो उसे जो हिट करना चाहिए वो थोड़ा नीचे करना चाहिए, जो आभासी स्थिति है मछली की उससे। तो ऑप्शन सेकेंड हो गया यहाँ पर हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड कह रहे हैं, 10th क्वेश्चन है, क्योंकि इतना फ्लो में आ जाता है ना थर्ड फोर्थ क्वेश्चन, तो कभी कभी माइंड में ना वो चीज़ आ जाती है। प्लीज़ उसको माइंड ना करा करें, क्योंकि बहुत इसे मेहनत लगती है, कंटिन्यूसली से बोलना पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, आपकी जो टंग है ना वो इस तरह से जो है उसमें हो जाता है कि आप बोलना कुछ और चाहते हैं और निकल आपके मुँह से कुछ और जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू रिगार्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन। निम्न में से कौन सा संबंध घर्षण के परिमाण के बारे में सही है। ये क्वेश्चन तो हज़ारों बार आपका बन चुका है और इसमें अब कोई डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। सीधा सा जो आंसर हमें यहाँ पर दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर सेकंड है, कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। जो स्टैटिक घर्षण होता है, जो रुका हुआ है, वहाँ पर जो रोकने की क्षमता है वो सबसे ज़्यादा है। पार्टिकल सबसे ज़्यादा अटैच हैं सरफेस से, तो वहाँ पर घर्षण सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद किस में होता है, स्लाइडिंग में होता है, और स्लाइडिंग में से भी कम किस में होता है, रोलिंग में होता है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही जो है वो निरूपित हो रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन में घर्षण सबसे ज़्यादा, उससे कम किस में होगा, स्लाइडिंग में, और स्लाइडिंग से भी कम किस में होगा, रोलिंग में। तो यहाँ पर यही तो लिखा है, स्टैटिक ग्रेटर है स्लाइडिंग से और स्लाइडिंग ग्रेटर है किससे, रोलिंग से, लोटन घर्षण से। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, चूज द इनकरेक्ट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार ये क्वेश्चन बन चुका है और बहुत बार मैंने आपको समझा भी दिया है। निम्न में से ऐसे समुच्चय का चयन कीजिए जो यहाँ पर सही नहीं है। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, जो सही नहीं है। देखिए जहाँ भी रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जाली रूपी, जहाँ पर पत्तियों में आपको पत्तियाँ जब आप देखेंगे तो जाली जाली सी पत्तियों में दिखेंगी, जो पत्तों की नलियाँ होती हैं वो जाली रूपी होती हैं, स्पाइडर के जाल की तरह होती हैं। तो वो पत्तियाँ कैसी कहलाती हैं, उनका जो वेनेशन होता है, उनका जो शिरा विन्यास होता है वो क्या होता है, रेटिकुलेट होता है, जाली का रूपी होता है। और जहाँ ये रेटिकुलेट पत्तियाँ देखने को मिलती हैं तो याद रखेंगे वहाँ की जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो टैप रूट होती हैं, वो मूसला जड़ें होती हैं। तो ए यहाँ पर गलत है। हिबिस्कस, अगर मैं गुड़हल की बात करूँ, जब आप उसकी पत्ती देखेंगे तो उसमें जाली रूपी तो होता है, जाली रूपी आपको पत्तियाँ देखने को मिलेंगी, लेकिन जो उसकी रूट है वो फाइब्रस नहीं होती, वो क्या होती है, वो टैप रूट होती है। रोज़ यहाँ पर सही दे रखा है। गुलाब, गुलाब में जब आप पत्तियाँ देखेंगे तो बिल्कुल जाली का रूपी पत्तियाँ वहाँ पर देखने को मिलती हैं, रेटिकुलेट वेनेशन होता है और जड़ें भी कैसी होंगी, वहाँ पर टैप रूट होंगी। तो बी हमारा सही है। सी, अगर मैं बैम्बू की बात करूँ, चाहे बैम्बू हो, चाहे आपका बनाना हो, चाहे आपका ग्रास का पौधा हो, चाहे आपका वीट या क्या कहते हैं आपका गेहूं या धान, धान का पौधा हो, जो चावल होता है धान का पौधा हो, इन सब में कैसा वेनेशन होता है, इन सब में पैरेलल वेनेशन होता है। मतलब पतली पतली सीधी सीधी लाइनें जो है पत्तियों में देखने को मिलेंगी। जैसे आप केले का पौधा देखेंगे तो केले की पत्तियों में आपको सीधी सीधी धारियाँ देखने को मिलती है। सेम ऐसी अगर आप घास का पौधा देखेंगे तो उसमें भी आपको पत्तियों में सीधी सीधी धारी देखने को मिलती हैं। जहाँ ये सीधी सीधी धारियाँ होती हैं वहाँ जो वेनेशन होगा, आप याद रखेंगे, वो हमेशा कैसा होता है, वो हमेशा पैरेलल वेनेशन होता है। तो बैम्बू वाली बात सही है। वेनेशन तो हमेशा पैरेलल होगा, समांतर होगा, तो वहाँ पर जड़ें हमेशा कैसी होती हैं, वो आपकी झकड़ा जड़ें होती हैं, फाइब्रस रूट, वहाँ पर गुच्छेदार जड़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो सी भी सही है, बी भी सही है। तो यहाँ पर गलत कौन कौन से हो जाएंगे, दो गलत होने हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा, ए और डी मेरे गलत हैं। पैडी, अगर मैं धान की बात करूँ, जैसे मैंने अभी बताया था, तो इसमें वेनेशन जो शिरा विन्यास है वो रेटिकुलेट नहीं होता, वो कैसा होता है, इसमें पैरेलल होता है और जड़ें तो फाइब्रस होती हैं, गुच्छेदार जड़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। जहाँ भी फाइब्रस रूट होगी तो याद रखिएगा वहाँ पर वेनेशन हमेशा पैरेलल होता है। और जहाँ पर टैप रूट होती है, मतलब एक मुख्य जड़ होती है और बाकी और जड़ें उसमें से ऐसे छोटी छोटी निकल रही होती हैं, तो टैप रूट में हमेशा जो वेनेशन होगा, जो शिरा विन्यास होगा, वो हमेशा जाली का रूपी होगा, रेटिकुलेट होगा। तो बी और सी यहाँ पर सही है, ए और डी गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, इसमें ऑप्शन जो है चारों के चारों ऑप्शन जो है गलत दे रखे थे, इस वजह से इसका ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 9, मतलब क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया गया था। 3 सॉल्यूशन है, ए बी सी आर टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। परख नली में 3 घोल जो हैं ABC लिए गए हैं। ऑन एडिंग चाइना रोज इंडिकेटर, ए टर्न ग्रीन, बी रिमेन कलरलेस एंड सी टर्न डार्क पिंक इन कलर। तो हमें बताना है ABC की जो प्रकृति है वो यहाँ पर क्या है। आपको पता है चाइना रोज जो है वो एक इंडिकेटर है, एक सूचक है, प्राकृतिक सूचक है। जो आपका व्हाइट कलर का गुड़हल का पौधा होता है वो आपका चाइना रोज होता है। तो चाइना रोज क्या करता है, डार्क पिंक कलर देता है। कहाँ पर, एसिड अम्ल के केस में चाइना रोज क्या करता है, डार्क पिंक कलर देता है। और बेस के केस में, बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षार, तो क्षार के केस में ये वहाँ पर ग्रीन कलर जो है वो देखने को मिलता है हमें चाइना रोज में। और ये क्वेश्चन पक्का 2023 में भी कहीं ना कहीं चाइना रोज को लेकर बनेगा, तो आपको पूरा पता होना चाहिए चाइना रोज के बारे में। तो ए में वो ग्रीन हो गया, तो ग्रीन हो गया, इससे हमें क्लियर हो गया ए हमारा क्या है, वो बेस है, वो हमारा क्षार होना चाहिए। तो एकमात्र इसी ऑप्शन में यहाँ पर बेस दे रखा है, लेकिन वो बी में कलरलेस रहता है और सी में डार्क पिंक होता है। तो सी हमारा सॉल्ट नहीं होगा, बी यहाँ पर हमारा सॉल्ट होना चाहिए और सी हमारा क्या होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। इस तरह से ऑप्शन होते तब ये सही होता। तो इसी वजह से चारों ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। सी के केस में डार्क पिंक हुआ है तो इसका मतलब सी हमारा यहाँ पर एसिडिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अम्लीय जो है वो होना चाहिए। और सॉल्ट के केस में वो कलरलेस रहेगा क्योंकि वो न्यूट्रल है, तो वहाँ पर वो कलरलेस रहेगा। और ए क्योंकि ग्रीन कलर दिखा रहा है तो वहाँ पर वो बेसिक होगा। तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पर इससे मैच नहीं कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, और ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, फिजिकल और केमिकल चेंज से। तो अब आपको चीज़ें अच्छे से रट गई होंगी, इतनी बार हमने फिजिकल और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को देख लिया है। स्टडी द 2 टाइप ऑफ चेंजेस गिवन बिलो, नीचे दिए गए 2 प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन करें और इसी के आधार पर बताना है क्या सही है, विच इज़ ट्रू।
फ्लोवरिंग ऑफ बड, कलिका का पुष्प बनना। देखिए कली जो है फूल में बदल गई, तो यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, बस क्या हुआ, कली जो है वो खिल गई और फूल में बदल गई। तो यहाँ पर ये फूल में तो बदल गई, तो ये हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है, याद रखेंगे। कटिंग ऑफ ग्रास, सेम ऐसे हमने क्या करा, घास को काट दिया, उसकी शेप चेंज कर दी, तो ये भी फिजिकल चेंज है, ये भौतिक परिवर्तन है। सेम ऐसे ही एक्सपेंशन ऑफ आयरन ऑन हीटिंग, गर्म करने पर लोहे का फैलना, लोहा फैल गया, फिर जैसे ही टेम्परेचर ठंडा होगा फिर से वापस अपनी पोजीशन पर आ गया। तो लोहे की शेप चेंज हो रही है, जब भी शेप साइज ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं, उसकी अवस्था में परिवर्तन आता है, तो वो हमेशा भौतिक परिवर्तन होते हैं, जहाँ हमें कोई भी नया सब्सटेंस देखने को नहीं मिलता। सेम ऐसी बॉइलिंग ऑफ वाटर, जल का क्वथनांक, जल का उबलना, उबल के वो भाप बन जाएगा, प्लेट से ढक देंगे वो फिर से लिक्विड बन जाएगा। तो ये चारों के चारों आपके क्या हैं, चारों के चारों आपके भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये दोनों तो यहाँ से बाहर हुए। अब इनके आधार पर हमें पहचानना है कि कहाँ पर इरिवर्सिबल अनुत्क्रमणीय और कहाँ पर रिवर्सिबल, मतलब जो परिवर्तित हो सकते हैं, प्रतिवर्ती परिवर्तन है, वो हमें बताना है। देखिए अब फ्लोवरिंग ऑफ बड, कटिंग ऑफ ग्रास, घास को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूँ तो क्या फिर से घास बन जाएगी, नहीं। तो यहाँ पर ये जो ए होगा हमें क्लियर हो रहा है, ये इरिवर्सिबल है। फ्लोवरिंग ऑफ बड, कली का फूल बनना है, तो फूल से क्या फिर से आप कली बना सकते हैं, नहीं। तो ये यहाँ पर क्या है, जहाँ पर वापस फिर से वही चीज़ नहीं बन सकती, वो आपके इरिवर्सिबल होते हैं, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ आयरन ऑन हीटिंग, देखिए ये आपके रिवर्सिबल हैं। आयरन क्या हो गया, फैल गया, लेकिन जैसे ठंडा करेंगे फिर से वो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। तो ये गर्म करना, लोहे का फैलना, ये क्या है, ये टेम्पररी है, वापस वो फिर से अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, तो ये रिवर्सिबल है, ये प्रतिवर्ती परिवर्तन यहाँ पर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। सेम ऐसी बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर का भाप बनना, प्लेट ढक देंगे तो वो फिर से जल की फॉर्म में, या उसका हम कंडेंसेशन कर देंगे तो वो फिर से जो है जल बन जाएगा। तो ये हमारे क्या है, रिवर्सिबल हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, व्हाट इज कॉमन इन अमीबा, स्टारफिश, आंट एंड स्पाइडर। देखिए अमीबा, स्टारफिश, चींटी और मकड़ी में क्या समानताएं, ये हमको बतानी है। देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन सब कुछ पढ़ा हुआ ही है। दे ले एग टू रिप्रोड्यूस, अमीबा के बारे में हम पढ़ते हैं, वो क्या करता है, वो आपका बाइनरी फ्यूजन करता है, मतलब 2 हिस्सों में टूट जाता है, इस तरह से वो अपना रिप्रोडक्शन करता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन वहाँ पर देखने को मिलता है, वो अंडे नहीं देता। तो यहाँ पर चारों के कॉमन फीचर बताने हैं, तो ये तो यहाँ पर बाहर हो गया। दे लिव इन वाटर, हम आंट के बारे में देखते हैं, चींटी के बारे में देखते हैं, तो क्या वो पानी में रहती है, नहीं, वो तो लैंड पर भी रहती है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर बाहर हो गया। दे हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी, उनके शरीर पर स्केल, शल्क होते हैं, जैसे मछली के स्किन पर होते हैं। तो क्या आप देखेंगे आंट की स्किन पे होते हैं, चींटी की स्किन पे होते हैं, नहीं होते। तो ये तीनों फीचर कहीं ना कहीं बाहर हो रहे हैं किसी ना किसी वजह से, लेकिन दे ऑल लैक बैकबोन, इन सभी में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, रीढ़ की हड्डी रहित होते हैं, ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है, ये चारों में क्या है, समानताएं जो है उसकी दिखा रही हैं कि चारों में क्या है, हड्डियां जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, गिवन बिलो आर द स्टेप टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ लीव, है ना। पत्ती में हमें ये देखना है कि उसमें स्टार्च है, मंड है या नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेप इज नॉट नेसेसरी, तो कौन सा चरण यहाँ पर आवश्यक नहीं है, ये हमको बताना है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, पत्ती का हम जो क्लोरोफिल है वो हटा देते हैं, तो उसको कलरलेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पत्ती को क्या करते हैं, उसको हम बॉयल करते हैं वाटर में, देन हम उसमें क्या करते हैं, अल्कोहल जो है वो ऐड करते हैं। पत्ते को पहले गर्म और उबालेंगे और फिर उसे अल्कोहल में डालेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये एनसीईआरटी में दे रखी है। वॉश द ब्लीच लिव्ड, जो विरंजित पत्ते हैं उनको अब हम क्या करेंगे, उनको हम धोएंगे अच्छे से। धोने के बाद अब हम उस पर क्या करते हैं, आयोडीन की कुछ बूंदे होते हैं वो डालते हैं, और अगर यहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर दिखाई देता है तो वो हमें किसकी प्रेजेंस बताता है, वो हमें मंड और स्टार्च की प्रेजेंस बताता है। तो इसमें कौन सा चरण नहीं आता, इसमें थर्ड चरण जो है वो नहीं आता। पत्ते को आँच पर गर्म करेंगे, अगर पत्ते को आँच पर गर्म कर दिया तो वो जल जाएगा पूरी तरह से, वो राख में जो है पत्ता जो है बिल्कुल सूख जाएगा, अजीब सा हो जाएगा, और फिर वहाँ पर हम स्टार्च की प्रेजेंस को नहीं देख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसके चरण में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, व्हाट डू साइक्लोन डिक्रीज द हाउ डू साइक्लोन डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इन अ कोस्टल एरिया। चक्रवात तटीय क्षेत्रों में मृदा की उर्वरकता को कैसे घटाते हैं। देखिए जब चक्रवात आते हैं तो वो अपने साथ क्या लाते हैं, जो चक्रवात आते हैं वहाँ पर भूमि के लवण जल जो है से क्या हो जाते हैं, बाढ़ग्रस्त करके जो क्या करते हैं, वो वहाँ की जो ज़मीन है उसको ख़राब कर देते हैं, क्योंकि जो कोस्टल एरिया होते हैं उनके पास का पानी खारा होता है, और जब साइक्लोन आता है तो वहाँ पर क्या होती है, फ्लडिंग हो जाती है, और फ्लड होने से वो सारी जो पानी वहाँ पर आता है वो पानी कैसा होता है, वो सैलाइन वाटर होता है, वो खारा पानी होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर देता है, खराब कर देता है। इसी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी वहाँ पर डिक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग वीडिंग, निम्न में से कौन से या सा कथन निराई के संबंध में सही नहीं है। देखिए, जो आपकी ज़मीन होती है जिस पर हम खेती करते हैं तो उसकी निराई करी जाती है, जुताई करी जाती है, मिट्टी को पलटा जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, टिलिंग बोलते हैं। तो टिलिंग ऑफ सॉइल हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग द वीड, जो मृदा होती है उसकी जो जुताई होती है वो खरपतवार को उखाड़ने और मारने में सहायता करती है। अब आप सोचेंगे ये वीड क्या है, ये खरपतवार क्या है। जैसे आप गन्ना वगैरह उगा रहे हैं तो उसमें क्या होगा ना, छोटी मोटी घास फूस या छोटी मोटी बेलें जो है ना वो चढ़ने लगती हैं, और वो क्या करती हैं, जो न्यूट्रेंट हमारे गन्ने को चाहिए होते हैं वो न्यूट्रेंट वो भी लेने लगती हैं। इससे क्या होता है, फसल पर इफेक्ट आता है। तो ये जो छोटी मोटी घास, छोटी मोटी बेलें जो चढ़ने लगती हैं, ये आपके क्या होती हैं, ये आपकी खरपतवार होते हैं, ये आपके वीड्स होते हैं। तो टिलिंग करने से जब हम क्या करेंगे, मृदा को पलटेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, वो जुताई करेंगे, उसकी पलटाई करेंगे, तो उससे क्या होता है, वो जो घास उसमें जमी हुई होती है वो टूट जाती है, सीधी सी बात है। तो ये हेल्प करते हैं सॉइल को इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड, जो खरपतवार हैं उनको उखाड़ने और मारने में सहायता करती है। तो ये बात हो गई सही। वीडिसाइड्स आर नॉट हार्मफुल फॉर क्रॉप एंड फार्मर। और कभी कभी क्या होता है, ये घास फूस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो केमिकल्स वगैरह होते हैं उनका छिड़काव कर देते हैं, जिससे ये घास फूस मर जाती है। लेकिन ये जो वीडिसाइड्स होते हैं, जो खरपतवार नाशी हम यूज़ करते हैं, ये फसलों और किसानों के लिए हानिकारक होते हैं, और यहाँ पर ये लिखा है हानिकारक नहीं है। तो यहाँ पर ये वाली बात जो है वही यहाँ पर नॉट ट्रू होगी। तो ये तो यहाँ पर हो गई, ये कह रहा है नॉट हार्मफुल, तो ये हार्मफुल होते हैं, तो ये हमारा गलत हो गया। तो बी हमारा गलत होगा। फिर सी देखते हैं, बीडिंग शुड बी डन जस्ट बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, ये भी यहाँ पर गलत है। जो निराई है फसलों की कटाई से ठीक पहले करनी चाहिए, नहीं, ये फसलों की कटाई से ठीक पहले थोड़ी करेंगे। अब देखिए, आपने जो घास फूस वहाँ पर उग गई है, अब उसको बहुत लास्ट में आप उखाड़ेंगे तो सारे न्यूट्रेंट तो उसने ले लिए होंगे पहले। उसको हम जब फसल नई नई लगती है उसी टाइम पर हम क्या करते हैं, उन घास फूस को बीच बीच में उखाड़ते रहते हैं, ना कि खाली कटाई के टाइम पर ही जो वीडिंग है, जो निराई है वो करी जाती है। तो सी पॉइंट भी यहाँ पर गलत है, और बी और सी मेरे गलत हैं, दो ही गलत हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर सही होगा। बाकी फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, वीड क्लोज टू द ग्राउंड कैन बी रिमूव्ड बाय अपरूटिंग दैम, जमीन के समीप की खरपतवार को उखाड़ने के द्वारा क्या कर जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। जो कोनों पर घास आ जाती है उसको तो क्या करते हैं लोग, हाथों से ही उखाड़ कर क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो ये बिल्कुल बात सही है। बी और सी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर ट्रू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रॉकेट फ्यूल, जो रॉकेट ईंधन होता है इसमें क्या करा जाता है, क्या यूज़ करते हैं। पहली बात तो ये पता होना चाहिए, लिक्विड हाइड्रोजन। क्या यूज़ करा जाता है, लिक्विड हाइड्रोजन यूज़ करा जाता है। और वो ईंधन क्यों यूज़ करा जाता है, क्योंकि ये हल्का होता है बिल्कुल, ताकि उड़ने में आसानी हो। तो ये तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू हम पढ़ते हैं, जो हमारा चैप्टर हम पढ़ते हैं कोल और कंबस्टन वाला, वहाँ पर जो कैलोरीफिक वैल्यू की टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में, आपको नोट्स में भी मिलेगी। तो हाइड्रोजन की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बहुत उच्च होती है, तो उच्च कैलोरीफिक मान भी होता है इसका। ये दोनों बात ही कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर दिखा रही हैं। बर्न स्लोली इन द एब्सेंस ऑफ एयर, नहीं, ये स्लोली बर्न करता है हवा के अभाव में, नहीं, ये हवा के अभाव में स्लोली बर्न नहीं करता। तो यहाँ पर जो विशेषताएं हो जाएंगी वो ए और बी हो जाएंगी। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19, यहाँ पर कथन दिए हैं, उनको पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। असर्शन, अभिकथन हमको क्या दिया है, पेट्रोलियम इज कॉल्ड द ब्लैक गोल्ड। बिल्कुल, ये जो पेट्रोलियम होता है इसे ही हम काला सोना जो है वो कहते हैं, क्योंकि इसी से हमें पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, इसी से हमें जो कैरोसिन होता है वो भी मिलता है, जो वैसलीन होता है, वैक्स होता है, वो भी हमें मिलती है। तो पेट्रोलियम को हम क्या बोलते हैं, काला सोना जो है वो कहा जाता है। तो असर्शन जो अभिकथन है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। फिर उसके पीछे का रीज़न क्या दिया है कि डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम आर फाउंड इन द ब्लैक सॉइल। नहीं, ऐसा थोड़ी है कि ये ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, काले रंग का होता है, क्योंकि काले कीचड़ जैसा होता है, जैसे कीचड़ होता है ना काला, वैसा होता है ये। तो ये ब्लैक सॉइल में पाया जाता है, नहीं। पेट्रोलियम जो है वो आपने देखा होगा समुद्र के नीचे, है ना, समुद्र के नीचे जो है वहाँ पर पाया जाता है। पेट्रोलियम के भंडार काली मिट्टी में पाए जाते हैं, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। तो ये बात, इसलिए हम उसको काला सोना बोलते हैं। इसके पीछे का रीज़न यहाँ पर क्या बोला कि पेट्रोलियम जो है वो ब्लैक सॉइल में पाया जाता है, ब्लैक सॉइल में होता है, काली मिट्टी में होता है, इसलिए हम इसको काला सोना बोलते हैं। नहीं, पेट्रोलियम तो समुद्र के नीचे भी पाया जाता है। तो ये जो रीज़न दिया है वो यहाँ पर गलत है, लेकिन जो असर्शन है, अभिकथन है, वो सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा आंसर होगा। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ नॉट ट्रू, आर सत्य
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एडिड टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ मिल्क। निम्न में से किसको मिलाने से जो दूध की शेल्फ लाइफ है, जो शेल्फ जीवन है, उसको बढ़ाया जा सकता है। देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, आपने सुना होगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का हम यूज़ करते हैं किस लिए? क्योंकि ये दूध की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने में मदद करता है। तो याद रखेंगे बेकिंग सोडा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका प्रयोग बिल्कुल किया जाता है। और साथ में जो लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक अम्ल जो होता है, उसका भी प्रयोग करा जाता है। ये दूध की शेल्फ लाइफ को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही सही थे, तो सीटेट ने दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही माने। तो ये हमारे इस तरह से हमने कंटेंट के क्वेश्चन देखे। अब हम पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगर आपको सीटेट साइंस के नोट्स चाहिए पेपर 2 के और साथ में सारे प्रीवियस ईयर, तो आप मेरी मेल ID या व्हाट्सएप नंबर 94116621121115 स्टार्टिंग में मैंने दिए थे, तो उन पर आप क्या कर सकते हैं? मेरे को मैसेज कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा, आपको नोट्स जो हैं वो सब मिल जाएंगे। 120 रुपये क्या होंगे, आपको पे करने होंगे, और उसके बाद आपको जो नोट्स हैं आपकी व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। पेडागोजी का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कंसिडर द फॉलोइंग एक्सर्प्ट फ्रॉम क्लास 7th NCERT टेक्स्ट बुक चैप्टर फॉरेस्ट एंड आवर लाइफलाइन। इसमें दिया गया है कि एक एग्जाम्पल वहाँ पर दिया गया है क्या, कि द चिल्ड्रन लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ विलेज। It surprised them that the village and the agriculture field of that area were created after cleaning the forest about 60 years ago। तो हमें बताना है कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस एजुकेशन डज द अबव एक्सपर्ट इंडिकेट। ये यहाँ पर बताना है कि बच्चों ने गांव के इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्हें जानकर आश्चर्य हुआ कि उस क्षेत्र के गांव और कृषि के लिए खेत लगभग 60 वर्ष पहले वन को काटकर उपलब्ध किए गए थे। तो निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षा के किन उद्देश्यों की और ये जो उपरोक्त उद्धरण यहाँ पर दिया है वो दर्शाता है, ये हमको यहाँ पर बताना है। नर्चर द एथेटिक सेंस एंड क्रिएटिविटी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, यहाँ पर कुछ भी क्रिएटिविटी की जो है यहाँ पर बात नहीं हो रही है, तो ये तो यहाँ से हट जाएगा, ए हट जाएगा। तो ये दोनों तो हमारे ऑप्शन हो नहीं सकते। डेवलप अ हिस्टोरिकल एंड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस, बिल्कुल बी हमारा पक्का होगा। और जब बी हमारा पक्का होगा तो आंसर यहाँ पर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो देखा, 2 ऑप्शन पढ़ के ही हम अपने आंसर पर आ गए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए कैसे हिस्ट्री में पहले क्या था, वहाँ फॉरेस्ट था, फिर कैसे डेवलपमेंट हुआ और वहाँ पर जो विलेज है, एग्रीकल्चर फील्ड जो है वहाँ पर बन गए। तो यहाँ पर हम डेवलप कर रहे हैं, इसके पीछे जो उद्देश्य है वो यही है, टू डेवलप अ हिस्टोरिकल एंड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस। बाकी अप्रिशिएट इशू एट ए इंटरफेस ऑफ सोसाइटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तीनों यहाँ पर दिख रही हैं कि कैसे जो विलेजेस हैं वो हैं सोसाइटी में आ गए, साइंस ने कैसे वहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड जो टेक्नोलॉजी है वहाँ पर डेवलप हुई। ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर इंटरफेस ऑफ साइंस सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी के इश्यूज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो बी और सी यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड मेथड ऑफ जनरेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, यहाँ पर कोई हमें मेथड सीखने को नहीं मिल रहा है इस एग्जाम्पल से, तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही होगा हमारा, कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सौंदर्य परक बोध और सृजनात्मकता को संपोषित करना नहीं, विज्ञान का ऐतिहासिक और विकासात्मक परिप्रेक्ष्य विकसित करना बिल्कुल, विज्ञान समाज और प्रौद्योगिकी के अंतरापृष्ठ पर मामलों की सराहना करना, ये भी। तो बी और सी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। अब देखिए यहाँ पर इस एक्टिविटी के माध्यम से कौन कौन से प्रोसेस स्किल जो प्रक्रिया कौशल हैं वो यहाँ पर विकसित हो रहे हैं बच्चों में, ये हमें देखना है। थिंक ऑफ एन एक्टिविटी कैरिड आउट बाय यू ड्यूरिंग अ नॉर्मल डे। एक सामान्य दिन में आपके द्वारा की जाने वाली गतिविधि के बारे में सोचें। कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीथिंग विल बी स्लोएस्ट एंड विच विल द रेट ऑफ ब्रीथिंग विल बी फास्टर। क्या आप कह सकते हैं कि किन गतिविधियों में सांस लेने की दर सबसे कम होगी और किन में सबसे ज़्यादा होगी। काउंट योर रेट ऑफ ब्रीथिंग आफ्टर ब्रिस्क वॉक एंड आफ्टर रनिंग। अपनी तेज टहलने और दौड़ने के पश्चात अपनी सांस लेने की दर जो है उसको मापें। डू अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली हैव सेम ब्रीथिंग रेट आफ्टर दीज एक्टिविटीज़। क्या इन गतिविधियों के पश्चात आपके परिवार के अन्य सदस्यों की भी सांस लेने की दर समान है। तो ये एक्टिविटी टीचर वहाँ पर करा रही है, तो इसको कराने के पीछे क्या कौन कौन से प्रोसेस स्किल हैं जो बच्चों के अंदर डेवलप होंगे। देखिए, बच्चे सीधी सी बात है परिकल्पना तो यहाँ पर करेंगे कि बच्चे, टीचर ने शुरू में ही बोल दिया है, क्या बोल दिया है कि सोचें, थिंक करें। और जब भी थिंक करें कि थिंक एक ऐसी एक्टिविटी के बारे में सोचें जो आप दिन में कर सकते हैं, फिर उसके बारे में बताएं कि ब्रीथिंग रेट कब आपका स्लोएस्ट होगा, फास्टेस्ट होगा। तो बच्चे सोचेंगे, तो परिकल्पना तो यहाँ पर होगी और यहाँ पर मापन भी होगा। प्रेडिक्शन यहाँ पर नहीं हो रहा है।
कोई भविष्यवाणी यहाँ पर नहीं हो रही है। मापन करेंगे, बच्चे अपनी रेट को काउंट करेंगे कि स्लोएस्ट जब वो पैदल चल रहे हैं तो उनकी कम है, जब वो भाग रहे हैं तो तेज है, और घर के मेंबरों को भी वो चेक कर रहे हैं क्या वो समान है या नहीं है, नहीं होगी समान, किसी की हो सकता है थोड़ा चेंज हो, किसी की अलग हो, तो कहीं ना कहीं वो मेजरमेंट भी कर रहे हैं और परिकल्पना भी कर रहे हैं। तो कौन कौन से प्रोसेस स्किल यहाँ पर जो है वो डेवलप हो रही हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर फिर से एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर एक फिर से एक्सर्प्ट दी है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की, और इसके आधार पर हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ नेचर ऑफ साइंस डज द अबव एक्सर्प्ट इलस्ट्रेट। निम्न में से कौन सा विज्ञान के स्वरूप के पक्षों या पहलुओं को उपरोक्त जो उदाहरण दिया है वो प्रदर्शित करता है। ये हमको यहाँ पर बताना है कि विज्ञान की प्रकृति के बारे में ये क्या बताता है। आपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली का नाम, जो गैलीलियो गैलीली है उनका नाम सुना होगा। बिल्कुल, कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो जो है गिरजाघर में जो है वहाँ पर चर्च में जो था वहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने यह देखा कि छत से जंजीर पर लटका कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति जो है वहाँ पर कर रहा है। उन्होंने यह पाकर आश्चर्य हुआ कि लैंप का जो एक दोलन पूरा होता है, जैसे लैंप यहाँ था, यहाँ से गया यहाँ और फिर वापस यहाँ आया, तो जो उसका एक दोलन पूरा करने में अंतराल है उसमें उनकी जो नब्ज स्पंद है, जो धड़कन है, उसकी संख्या हर बार समान होती है। गैलीलियो ने अपने परीक्षण को सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों का साथ क्या करा, उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने यह पाया गया कि किसी भी दी गई लंबाई का जो लोलक है सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय जो है वो लेगा। वापस जैसे यहाँ गया फिर से वापस यहाँ आने में वो बार बार क्या करेगा, एक समान समय ही जो है लंबाई को कवर करने में एक समान समय जो है वो वहाँ पर लेगा। इस प्रेक्षण ने लोलक युक्त घड़ियों के विकास को नई दिशा प्रदान की। कमानी युक्त घड़ियाँ और कलाई की घड़ियां लोलक युक्त घड़ियों का परिकृष्ट रूप ही हैं। तो निम्न में से कौन से विज्ञान के स्वरूप यहाँ से दिख रहे हैं इस एग्जाम्पल से, कि विज्ञान जो है वो अनुभविक प्रमाणों पर आधारित है। बिल्कुल, जो अनुभव उन्होंने किया उन पर वो आधारित होती है, और विज्ञान वैज्ञानिक को की सृजनात्मकता और कल्पना के माध्यम से अग्रवर्ती होती है। ये बात भी यहाँ पर बिल्कुल इंडिकेट हो रही है। बाकी विज्ञान टेंटेटिव है, ये हमें इसे यहाँ पर नहीं दिख रहा। विज्ञान वस्तुनिष्ठ और मूल्य उदासीन है, ये दोनों हमें यहाँ से इस एग्जाम्पल से नहीं दिख रहे। तो बी और सी हमें दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर सही होगा। साइंस इज बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंस, जो हमारे अनुभव हैं, हमारे आसपास के एविडेंस है जो हमें दिखते हैं, उन पर बेस्ड होती है। साइंस इज एडवांस थ्रू क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन ऑफ साइंटिस्ट ने इमेजिनेशन की, उनकी क्रिएटिविटी पर जो है साइंस जो है वो जो है एडवांस होती है। ये बात भी यहाँ पर दिख रही है एग्जाम्पल में कि कैसे गैलीलियो ने देखा, इमेजिनेशन किया, फिर उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन की उसको एक्सपेरिमेंटेशन किया, फिर जहाँ उन्होंने क्या करा, पेंडुलम क्लॉक का वहाँ पर क्या करा, विकास कर दिया। तो बी और सी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर हमें साइंस की नेचर इस एग्जाम्पल से दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 या 4th क्वेश्चन, व्हाट डज द फॉलोइंग एक्सेप्ट इलस्ट्रेट अबाउट साइंस। निम्नलिखित उद्धरण विज्ञान के बारे में क्या प्रदर्शित करता है। फिर से हमें ये बताना है। यहाँ पर इस बार क्या दिया है, जो स्कॉटिश बायोलॉजिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग टुक ब्रेक फ्रॉम हिज लैब वर्क इन्वेस्टिगेटिंग स्टेफाइलोकोकी एंड वेंट ऑन हॉलीडे। ठीक है, जो स्कॉटिश जैव वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने स्टेफाइलोकोकी की जांच से जुड़े अपने प्रयोगशाला में काम से छुट्टी ली और वे छुट्टियां पर चले गए। वापसी पर उन्होंने पाया कि जिस पैट्रीडिश को वे गलती से खुला छोड़ गए थे उसमें नीले हरे रंग के फफूंद जो हैं वो बन गए हैं। उन फफूंद में एक शक्तिशाली प्रतिजैविक एंटीबायोटिक जो है वो वहाँ पर पेनिसिलिन मौजूद था, जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर सकता था बिना मानव शरीर को विषैला उस पर विषैला प्रभाव डाले। तो यहाँ पर देखिए सडनली क्या हो गया, एक नई इन्वेंशन वहाँ पर हो गई, क्योंकि वो कुछ समय के लिए छुट्टी पर चले गए और जब वो वापस आए उन्होंने पाया क्या कि जो पेट्री डिश थी उनकी विच हैज़ लेफ्ट अनकवर्ड बाय मिस्टेक ही फाउंड ब्लू ग्रीन मोल्ड ऑन दैट। तो उस पर जो फंगाई थी वो उन्हें लगी हुई दिखी, और ये जो मोल्ड थी ये क्या कंटेन करती थी, पावरफुल एंटीबायोटिक, जिसका क्या नाम क्या था, वो पेनिसिलिन थी। और ये जो पेनिसिलिन थी, ये जो फफूंद थी, ये क्या कर रही थी, ये हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने में मदद कर रही थी विदाउट हैविंग अ टॉक्सिक इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। मानव की बॉडी पर कोई टॉक्सिक प्रभाव डाले बिना ये क्या कर रही थी, जो हार्मफुल बैक्टीरिया थे उनको किल करने में ये जो पेनिसिलिन थी, जो फंगस से बनी जो एंटीबायोटिक थी, मदद कर रही थी। तो हमें इसके आधार पर बताना है कि ये क्या एग्जाम्पल यहाँ पर इलस्ट्रेट कर रहा है। लॉ एंड थ्योरीज प्ले अ सेंट्रल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। देखिए लॉ और थ्योरी की कोई यहाँ पर बात नहीं हुई है। जनरल एंड यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड एग्जिस्ट, इसकी भी कोई यहाँ पर सामान्य और सार्वभौमिक वैज्ञानिक विधि विद्यमान है, ये भी कोई यहाँ पर बात नहीं हुई।
ये जो एग्जाम्पल इलस्ट्रेट कर रहा है वो ये कर रहा है, साइंटिफिक डिस्कवरी इज़ नॉट अ लीनियर प्रोसेस। जो वैज्ञानिक खोज है वो एक रेखीय प्रक्रिया नहीं है, मतलब इनमें कोई स्टेप बाय स्टेप कोई प्रोसेस, लीनियर प्रोसेस नहीं, किसी एक ही निश्चित दिशा में नहीं चल रही। वो तो क्या हुआ, छुट्टी पे गए थे और सडनली उन्हें क्या हुआ, ये चीज़ देखने को मिल गई। तो इसमें कोई एक लीनियर प्रोसेस नहीं होता, कब क्या चीज़ हो जाती है कुछ पता नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर हमें दिखता है कि साइंटिफिक डिस्कवरी इज़ नॉट अ लीनियर प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अ टीचर वांट टू ऑर्गेनाइज अ डिबेट फॉर स्टूडेंट ऑन वेस्टेज ऑफ वाटर। एक शिक्षक विद्यार्थियों के लिए जल की बर्बादी पर वाद विवाद का आयोजन करना चाहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट। निम्न में से कौन सा आंकलन के उद्देश्य के लिए अपेक्षित अधिगम प्रतिफल नहीं है, ये हमको बताना है। कॉम्प्रीहेंड वेरियस कॉज ऑफ वाटर ऑफ वेस्टेज, बिल्कुल जल की बर्बादी के विभिन्न कारकों को समझना, ये बिल्कुल हो सकता है उद्देश्य, तभी वो यहाँ पर क्या करा रही है, डिबेट करा रही है और उसके आधार पर वो उनका आकलन भी कर सकती है कि बच्चों को कितना पता है या नहीं पता है। कम्युनिकेट लॉजिकली थ्रू व्यू पॉइंट अबाउट वेस्टेज ऑफ वाटर, बिल्कुल जल की बर्बादी के बारे में अपने मतों को तर्कसंगत रूप से संप्रेषित करना, बिल्कुल ये उद्देश्य होगा। इसी के आधार पर वो उनका जो असेसमेंट है वो करेगी ताकि वो जान पाए कि उनके व्यू पॉइंट क्या है पानी की बर्बादी को लेकर। लिंक देयर डे टू डे एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन अबाउट वेस्टेज, बिल्कुल बर्बादी के बारे में अपने दिन प्रतिदिन के अनुभवों और अवलोकनों को जोड़ना। डिबेट में ऐसा होगा, बच्चे अपने जो हैं एक्सपीरियंस वहाँ पर शेयर करेंगे, जो उन्होंने देखा ऑब्जर्वेशन है वो वहाँ पर बताएंगे, वो लिंक करेंगे उन चीज़ों को। ये बात भी यहाँ पर बिल्कुल इससे जो है आपकी लिंक कर रही है। कम्पीट, देखिए कम्पीट विद अदर क्लासमेट, ये यहाँ पर सही नहीं होगा। अन्य सहपाठियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने हेतु उनके मतों पर प्रतिकार करना, बाय काउंटिंग देयर व्यू पॉइंट ऑन इशू। देखिए कम्पीट यहाँ पर नहीं होगा, कम्पीट विद अदर क्लासमेट, कम्पीट कर रहे हैं अदर क्लासमेट से बाय काउंटिंग देयर व्यू पॉइंट ऑन द इशू। रियल में होता आजकल यही है, ठीक है, कंपटीशन ही बना दिया है डिबेट को, लेकिन डिबेट का पर्पस ये नहीं होता। डिबेट का पर्पस होता है जब कोई डिबेट हो रही है तो उसमें जो मेन मुद्दे हैं वो हम जान पाएँ कि क्या वहाँ पर सही है किसी चीज़ को करने के लिए और क्या गलत है। जो बच्चों के आइडियाज़ हैं, ऑब्जर्वेशन है, जो उनके एक्सपीरियंस हैं वो वहाँ पर रखे जाते हैं, ये उद्देश्य होता है। तो फोर्थ उद्देश्य जो है वो यहाँ पर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ से बाहर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 26, यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। ये स्किल है और ये उसके रिगार्डिंग क्या है, ये कौशल है और उसके उदाहरण जो है यहाँ पर दिए हैं। इन्फ्रेंस क्या होता है, निष्कर्ष। आइडेंटिफाई कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, देखिए एक्सपेरिमेंट करने के आधार के बाद वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्या, कंडक्टर और इंसुलेटर, तो बिल्कुल वहाँ एक निष्कर्ष पर वो आ रहे हैं। तो ये तो इन्फ्रेंस को ही दिखा रहा है, निष्कर्ष को दिखा रहा है। आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस यूजिंग लिटमस पेपर, फिर से वो क्या कर रहे हैं, लिटमस पेपर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन वो कर रहे हैं और उसके बाद वो क्या हो रहा है, इन्फ्रेंस निष्कर्ष पर जो है वहाँ पर आ रहे हैं। तो ये तो इन्फ्रेंस के जो है स्किल जो है वो यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। क्लासिफिकेशन को देखते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्गीकरण करना। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ फ्लोवर, देखिए आइडेंटिफाई करेंगे पार्ट ऑफ फ्लोवर को, तो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं चीज़ों को क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये तो आइडेंटिफाई फ्लोवर, पार्ट ऑफ फ्लोवर जो है क्लासिफिकेशन में दिखाएगा। बाकी आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ सडन थंडरस्टॉर्म एट नाइट, ये क्लासिफिकेशन को नहीं दिखा रहा है कि इसमें कुछ भी वर्गीकरण जैसा नहीं है। यहाँ पर तो हम उसके कॉज बता रहे हैं कि थंडरस्टॉर्म रात में जो है क्यों आता है। तो वर्गीकरण जो है यहाँ पर इसके जो एग्जाम्पल है वो सही नहीं है और यहाँ से हम पे यही पूछा था कि किसके एग्जाम्पल सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 के यहाँ पर एग्जाम्पल सही नहीं है। बाकी ऑब्जर्वेशन में देखिए, नोटिस करना क्या है, सीधा सा ऑब्जर्वेशन स्किल को दिखा रहा है। डिफरेंशिएट बिटवीन साउंड ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, आपको अंतर बताना है डिफरेंट साउंड की फ्रिक्वेंसीज के बारे में, तो वहाँ भी आप देखेंगे तभी तो अंतर बता पाएंगे। तो ऑब्जर्वेशन स्किल जो है वो दिख रही है इन एग्जाम्पल से। एक्सपेरिमेंटेशन, टेस्ट कर रहे हैं तो सीधी सी बात है आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, फिर से क्या कर रहे हैं आप एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। तो फोर्थ भी यहाँ पर सही है। तो जो गलत है वो यहाँ पर वर्गीकरण जो है वो गलत है, क्योंकि उसमें ये कहीं ना कहीं वर्गीकरण को नहीं दिखाता। एग्जाम्पल की रात्रि में जो तंडित झंझा होता है उसमें जो अचानक आने वाले कारण होते हैं उनकी पहचान करना, वो वर्गीकरण से संबंधित नहीं है। बाकी पुष्पों के भाग को पहचानना वो वर्गीकरण होता है, उसमें हम मेल और फीमेल जो पार्ट है उनको अलग करेंगे, उनका वर्गीकरण करेंगे। लेकिन सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पर गलत है, इसी वजह से यहाँ पर ये सही नहीं होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 27th क्वेश्चन। अ बैटरी इज लाइक अ पंप इन अ वाटर सर्किट, बहुत बार पढ़ लिया। ये हमें बताना है ये स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट करती है। बैटरी जो होती है वो जल परिपथ में एक पंप की तरह होती है। देखिए हम बैटरी का कॉन्सेप्ट पंप से कंपेयर कर रहे हैं, तो जब भी इस तरह के कंपैरिजन होते हैं किसी और चीज़ को समझाने के लिए, तो वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, वो हमेशा सदृश्यता एनालॉजी को रिप्रेजेंट करता है। और अब तो ये बात आपके माइंड में रट गई होगी, तो ऑप्शन 3 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज करेक्ट।
करेक्ट ऑप्शन। कथनों को पढ़ें, सही विकल्प का चुनाव करें। या टीचर शुड टीच द कॉन्सेप्ट फ्रॉम अ वेरी बेसिक एज्यूमिंग स्टूडेंट नो नथिंग। देखिए ऐसा नहीं होता, टीचर को इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि उसको बच्चा जानता हो, उस जो बच्चा के वर्तमान ज्ञान है उसको ध्यान में रखकर टीचर को पढ़ाना चाहिए। शिक्षक को यह मानकर आधारभूत जो है संकल्पनाओं को पढ़ाना शुरू करना चाहिए कि विद्यार्थियों को कुछ नहीं जानते, ऐसे करके नहीं पढ़ाना चाहिए। टीचर को ये करके पढ़ाना चाहिए जो वर्तमान में बच्चे चीज़ें जानते हैं उनको उनके एग्जाम्पल देकर, जो उन्हें नहीं पता है वो चीज़ें वहाँ पर बतानी चाहिए। तो ये तो यहाँ पर गलत होगा। स्टूडेंट इंट्यूटिव आइडियाज़ और ऑलवेज मिसकंसेप्शन, ये भी यहाँ पर गलत है। विद्यार्थियों के जो अंतर्ज्ञान, जो अंतर्दर्शी विचार होते हैं वो सदैव त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं होती हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए बहुत से साइंटिस्ट हैं जिनके इंट्यूटिव आइडियाज़ जो हैं वो आगे चल के क्या हुए हैं, वो सही प्रूव हुए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते जो बच्चों के इंट्यूटिव आइडियाज़ होते हैं वो हमेशा ही मिसकंसेप्शन है, हमेशा ही त्रुटिपूर्ण अवधारणाएँ हैं, ये बात भी यहाँ पर गलत है। तो दोनों यहाँ पर गलत होंगे। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। बोथ S1 एंड S2 आर इनकरेक्ट, दोनों सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। विच अमंग द फ्लोइंग इज अ कॉमन अल्टरनेटिव कंसेप्शन दैट अ टीचर इज लाइकली टू एनकाउंटर वाइल टीचिंग हीट एंड टेम्परेचर टू ग्रेड 7th स्टूडेंट। कक्षा 7 के विद्यार्थियों को ऊष्मा और तापमान पढ़ाते समय शिक्षक को निम्न में से कौन सी सामान्य वैकल्पिक संकल्पना का सामना करना पड़ सकता है, ये हमको बताना है। देखिए जो अल्टरनेटिव मिसकंसेप्शन होता है ना, वो तब होता है कि जैसे मैं ये बोलूँ साइंस में एटम होता है ना। अब एटम मैं आपको दिखा तो नहीं सकती ना कि एटम क्या है, एटम के अंदर क्या प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, वो दिखते थोड़ी हैं, वो हम मानते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को समझाने में बहुत दिक्कत होती है और इन्हीं के रिगार्डिंग बच्चों को मिसकंसेप्शन भी होता है कि जो साइंस में लिखा है, जो चीज़ें हम प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकते, उनके रिगार्डिंग क्या होता है, मिसकंसेप्शन बच्चों के अंदर मोस्टली हमें देखने को मिलता है। तो अब हमें ऐसा ही 4 पॉइंट में से कोई पॉइंट छांटना होगा जिसके रिगार्डिंग बच्चों के अंदर ये अल्टरनेटिव मिसकंसेप्शन हो सकता है। ब्लैंकेट कीप थिंग वार्म बाय ट्रैपिंग हीट, ये तो बहुत इजी है। कंबल उष्मा को रोके रखकर वस्तु को गर्म रखता है। टीचर सिंपल सा ब्लैंकेट देगी और उससे वो पूरा आसानी से समझा देगी, तो उसके रिगार्डिंग उनको मिसकंसेप्शन नहीं होगा, क्योंकि रियलिटी लाइफ में भी वो क्या करते हैं, ब्लैंकेट का प्रयोग करते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। तो जो रियल में यूज़ कर रहे हैं और जो चीज़ें साइंस में लिखी हैं उनके रिगार्डिंग मिसकंसेप्शन होना मुश्किल है। जो काम आप कर रहे हैं और साइंस में उससे कुछ चीज़ अलग लिखी है तो उसको रिगार्डिंग ही बच्चे को मिसकंसेप्शन होगा। तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग मिसकंसेप्शन नहीं होगा। टेम्परेचर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल, तापमान एक सामग्री का विशेष क्या है, गुण है। देखिए इसे बोलने में ही मुझे लग रहा है, तो सीधी सी बात है इसी के रिगार्डिंग क्या होगा, बच्चे को मिसकंसेप्शन होगा, क्योंकि इसे समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए। तो इसी में बच्चों को मिसकंसेप्शन हो सकता है। बाकी देखें, कंडक्टर गेन एंड लूज हीट इजीली, इसको टीचर बड़ी आसानी से समझा सकती है कि एक मेटल की प्लेट लो, एक वुडन की प्लेट लो, रात भर रखो ठंड में तो सुबह को मेटल की प्लेट बहुत ठंडी होगी और वुड की प्लेट इतनी ठंडी नहीं होगी। उसके पीछे रीज़न है कि ये गुड कंडक्टर भी है, और जो गुड कंडक्टर होते हैं वो अपने अंदर से हीट को इजीली क्या कर देते हैं, लूज़ भी कर देते हैं और गेन भी कर लेते हैं। तो थर्ड वाले को भी समझाना आसान है और ये रियल लाइफ से मैच करेगा, तो इसके रिगार्डिंग भी मिसकंसेप्शन होनी मुश्किल है। हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट टू द कूलर ऑब्जेक्ट, ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित करती है। ये भी सिंपल सा पॉइंट है, इसको समझने में बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके रिगार्डिंग मिसकंसेप्शन होना मुश्किल है। तो अल्टरनेटिव कंसेप्शन जो है वो किसके रिगार्डिंग हो सकता है कि टेम्परेचर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल, तापमान एक सामग्री जो है विशेष का गुण है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का 30 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्टूडेंट कंसेप्शन इन साइंस, निम्न में से कौन सा कथन विज्ञान में विद्यार्थियों की संकल्पनाओं के बारे में सही है, ये हमें बताना है। जो मिसकंसेप्शन होती हैं बच्चों को, ये रिड्यूस करती हैं एज स्टूडेंट प्रोग्रेस टू सीनियर क्लासेज। ये जो मिसकंसेप्शन होती हैं, ये जैसे जैसे बच्चा बड़ी क्लास में जाता है तो ये कम होती चली जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। नहीं, मिसकंसेप्शंस को एक्टिविटी के द्वारा टीचर ही रिड्यूस करता है। ये अपने आप ऐसा नहीं कि बच्चा सीनियर क्लास में आएगा तो ख़त्म हो जाएंगी। जैसे जैसे विद्यार्थी वरिष्ठ कक्षाओं में जाते हैं उनकी त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं कम होती चली जाती हैं। ये बात यहाँ पर सही नहीं है। मिसकंसेप्शन आर रेजिस्टेंस टू चेंज बाय कन्वेंशनल टीचिंग स्ट्रैटेजी, ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। जो परंपरागत शिक्षण रणनीतियाँ हैं उनके द्वारा त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं परिवर्तन की अवरोधी होती हैं। जैसे परंपरागत जो कन्वेंशनल टीचिंग मेथड हुआ करते थे उसमें क्या था, टीचर आते थे, लेक्चर देते थे, टीचर ने आके सिखा दिया, मतलब टीचर सेंटर में था।
तो उसमें क्या होता है, बच्चों के मिसकंसेप्शन दूर नहीं होते, लेकिन जब बच्चे एक्टिविटी करते हैं, खुद से इंक्वायरी करते हैं, जांच करते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच होती है, बच्चे खुद से नॉलेज को बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनके मिसकंसेप्शन हैं, जो उनकी त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं हैं, वो वहाँ पर दूर होती हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल मेथड है, कन्वेंशनल टीचिंग मेथड है, वो उसमें बाधा है, वो उसमें रेजिस्टेंस है, मिसकंसेप्शन जो होते हैं, रेजिस्टेंस टू चेंज, वो चेंज होने मुश्किल है। किसके थ्रू? कन्वेंशनल टीचिंग स्ट्रेटजीज के थ्रू। ये बात बिल्कुल सही लिखी है और यहाँ से हमसे सही बात ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन सेकेंड ही यहाँ पर सही होगा। बाकी मिसकंसेप्शन कैन बी चैलेंज बाय रिट्रेटिंग करेक्ट आंसर, जो सही उत्तरों को दोहराए जाने से त्रुटिपूर्ण अवधारणाओं को चुनौती दी जा सकती है। ऐसा थोड़ी होता कि सही आंसर को बार बार दोहराते रहो तो मिसकंसेप्शन जो है उनको हम चुनौती दे सकते हैं, ये भी गलत हो गया। मिसकंसेप्शन अराइज ड्यू टू इनकम्प्लीट एंड इनसफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, नहीं, त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं संकल्पनाओं की अधूरी और अपर्याप्त समझ के कारण पैदा होती है, नहीं, जैसे वो अपर्याप्त क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग की वजह से नहीं होती। बच्चे देख कुछ रहे हैं और साइंस में लिखा कुछ और, जैसे साइंस में लिखा है वाटर इज कलरलेस, क्या लिखा है, वाटर की प्रॉपर्टी के बारे में लिखा है कि वाटर क्या है, कलरलेस है, लेकिन अब बच्चा क्या देखता है, बच्चा देखता है आसपास का जो नाला है उसमें उसका पानी जो है ब्राउन है मिट्टी की वजह से, तो वहाँ पर वो सोचने लगा कि वाटर तो ब्राउन कलर का होता है, वाटर तो डैश कलर का होता है, तो वहाँ पर उसको जो देखा वो उसने मान लिया, लेकिन बुक में उसकी प्रॉपर्टी कुछ और है, तो ये है मिसकंसेप्शन। तो ये इस वजह से नहीं हो रहा कि उसको नॉलेज नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, उसको तो जो देख रहा है वो अपने माइंड में मान रहा है, पर असल में साइंस में ऐसा ज़रूरी नहीं है वो हो। जैसे बच्चा मान रहा है कि पानी ब्राउन है, लेकिन पानी क्या होता है, कलरलेस होता है, जिसमें उसमें जो सब्सटेंस डालेंगे वो उसका कलर गेन कर लेता है। तो इस तरह से तो ऑप्शन 4 भी यहाँ सही नहीं है, तो सही जो करेक्ट रिगार्डिंग होगा वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड। इस तरह से हमने ये सारे पेडागोजी के क्वेश्चन देखे। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल से